सब्सिडीज़ टू एग्रीकल्चर। हम लोगों के ने ये पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट है ना, उन्होंने क्या बोला, ये रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक हमने पढ़ लिया था, रिस्क ऑफ इंक्रीज ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, ये सब पढ़ लिया था हमने। उसके बाद पढ़ा कि हाउएवर ड्यू टू फेवरेबल स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट दीज फियर्स डिड नॉट कम ट्रू। इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए। गवर्नमेंट ने स्पेशली क्या किया, जो फार्मर्स थे ना उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया। क्या दिया? लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन। ठीक है, वैसे मैं समझ सकती हूँ कि आपको सब्सिडीज़ का वर्ड का मतलब पता होगा। क्या होता है सब्सिडीज़? नॉर्मली टैक्स कंसेशन। क्या होता है? जब टैक्स सपोज 10% लग रहा है और बोल दे कि 8% देना है, तो दैट इज सब्सिडी। लेकिन फार्मर्स को जो सब्सिडी मिलता है वो टैक्स कंसेशन की फॉर्म में नहीं मिलता है। वो किस फॉर्म में मिलता है? सप्लाइंग इनपुट्स एट नॉमिनल और लोअर प्राइसेस। जो इनपुट्स हैं, जो फार्मर्स को इनपुट्स चाहिए, इनपुट्स पता है ना, जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है फार्मर को, वो सब चीज़ें फार्मर को देना कैसे प्राइसेस पे? लोअर प्राइसेस पे। उसे कहते हैं मार्केट प्राइस से कम पे, मतलब उसको कहते हैं सब्सिडीज टू फार्मर्स। ठीक है, अच्छा अब है कि वो सब्सिडीज दी जाए ना दी जाए, तो दो तरह के पॉइंट्स पढ़ेंगे हम। एक लोग फेवर में है, एक अगेंस्ट में है। ठीक है, सबसे पहले डिबेट ओवर सब्सिडीज टू एग्रीकल्चर। सब्सिडी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स दैट फार्मर गेट इनपुट्स एट प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस। ये बताया मैंने भी आपको, यही बताया। क्या बताया प्रतीक, बताओगे? सब्सिडी इज द फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर्स टू फुलफिल इट्स सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव। आपको पता है गवर्नमेंट का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इकोनॉमिक वेलफेयर कि सोशल वेलफेयर? सोशल वेलफेयर। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव उनका मेन ऑब्जेक्टिव कभी नहीं रहता। तो सोशल वेलफेयर के लिए क्या करना, ये सोशल वेलफेयर को फुलफिल कर रहा है। क्या फुलफिल कर रहा है? सोशल वेलफेयर को। कैसे? जब उनको इनपुट्स कम रेट से हाँ जी। So during the initial phases of green revolution, new technology was looked upon as being risky by the farmers. जब ग्रीन रेवोल्यूशन नया नया आया तो न्यू टेक्नोलॉजी फार्मर्स को रिस्की लगी। कोई भी नई चीज़ आती है क्या आप इजीली एक्सेप्ट कर लेते हो? राइट तो यही ग्रीन रेवोल्यूशन जब नया नया आया तो फार्मर्स को क्या लगा, रिस्की भी तो हो सकता है, इतना पैसा लगाने के बाद भी नहीं कुछ हाथ आया। तो सो इट वॉज नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू ग्रांट सब्सिडीज टू प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर अडॉप्शन ऑफ न्यू HYV सीड्स। तो फार्मर्स के लिए क्या ज़रूरी हो गया? पढ़ लो पहले। फार्मर्स के लिए क्या ज़रूरी हो गया कि जो इनपुट्स है HYV सीड्स वगैरह, HYV सीड का इनपुट ही है, रिक्वायरमेंट ही है, तो वो सब कैसे प्राइसेस पे देना है? लोअर प्राइसेस पे। ठीक है, However, with the passage of time, there has been debate over the huge amount of subsidies granted by the government. और जैसे जैसे टाइम बीतता रहा तो लोग डिबेट करने लगे कि ये क्या सब्सिडी देना सही है कि गलत है, क्या है। उसके लिए अभी हम आगे पढ़ेंगे। लेट्स डिस्कस फेवर अगेंस्ट। नाउ इकोनॉमिस्ट इन फेवर ऑफ सब्सिडी। अभी हम पढ़ेंगे सब्सिडी के दो पार्ट्स हैं, एक तो कुछ जो इकोनॉमिस्ट फेवर में है और जो इकोनॉमिस्ट अगेंस्ट में है, दोनों पढ़ेंगे। The government should continue with agricultural subsidies as farming in India continues to be a risky business. फेवर में क्यों थे कुछ लोग? उन्होंने बोला भाई फार्मिंग है, रिस्की तो है ही, क्योंकि किस पे डिपेंड है? नेचुरल फैक्टर्स पे। कभी बारिश ज़्यादा, कभी बारिश हुई नहीं, कभी सुनामी आ गई, कभी तूफान आ गया। तो इस करके उन्होंने क्या बोला कुछ इकोनॉमिस्ट ने कि सब्सिडी को कंटिन्यू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्या है? रिस्की है। क्या है वो? Majority of the farmers are very poor and they will not be able to afford the required inputs without the subsidies. हमारी कंट्री का आपको पता है मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स क्या हैं? पुअर, लैंडलेस हैं, या जिनके पास लैंड है बहुत कम है, स्मॉल फार्मर्स ज़्यादा है हमारे यहाँ। तो इसलिए क्या बोला गया कि उनको, जब ज़्यादा लोग ऐसे हैं तो ज़्यादा सब्सिडी की रिक्वायरमेंट है ना उनको, वरना वो कभी भी कुछ भी चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। एलिमिनेटिंग सब्सिडी विल इंक्रीज द इनकम इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर्स एंड विल वायलेट द अल्टीमेट गोल ऑफ इक्विटी। अभी हम बार बार इक्विटी की बात कर रहे थे, शुरू में गोल था इक्विटी कि जो भी बेनिफिट हो वो पुअर तक पहुंचना चाहिए। तो तभी तो पहुंचेगा जब पुअर को सब्सिडी मिलेगी। ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, HYV सीड्स आ गई, लेकिन जो पुअर फार्मर्स है वो तो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे ना HYV सीड्स को, तो क्या फ़ायदा हुआ? इनकम इनइक्वालिटी परसिस्ट कर रही थी। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला गवर्नमेंट की सब्सिडी दो, सब्सिडी देंगे अगर सिर्फ पुअर फार्मर्स को। सब्सिडी सिर्फ किसको मिलेगी? तो वो कम से कम वो ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट कर पाएंगे और शायद वो जो इनकम इनइक्वालिटी है वो कम हो जाए, यानी कि इक्विटी को हम अचीव कर पाएंगे। इक्विटी का बार बार क्या मतलब बताया था? बेनिफिट्स मस्ट ट्रिकल डाउन टू द पुअर। बेनिफिट्स कहाँ तक पहुँचनी चाहिए? वो तभी तो पहुँचेंगे। एम आई क्लियर है? इन ब्रीफ, सब्सिडीज इन इंडिया आर नेसेसरी फॉर पुअर एंड स्मॉल फार्मर्स टू इनेबल दैम टू मेक यूज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स. Necessary steps should be taken to ensure that only poor farmers enjoy the benefits of subsidy, not the. वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। गवर्नमेंट ने उसके लिए भी स्टेप्स लिए
कि ये भी आप स्टडी करो, एवेल्युएट करो कि जो सब्सिडी है सिर्फ स्मॉल फार्मर्स को मिलनी चाहिए, ना कि किसको, बिग फार्मर्स या फिर आपकी ये जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ को। उनको बेनिफिट हो जाएगा, वो तो भाई बेनिफिट, वो तो ऑलरेडी रिच है, उनको क्या ज़रूरत है सब्सिडी की। तो बिग फार्मर्स को या फिर जो हमारे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको सब्सिडी ना मिलके किसको सब्सिडी मिलनी चाहिए, स्मॉल फार्मर। लेकिन हमारा लूप होल्स हैं, सब्सिडीज़ अगर 4 पुअर को मिला तो 1 रिच को भी मिल जाता है। हमारा लूप होल्स हैं हमारी कंट्री में। अब आता है इकोनॉमिस्ट अगेंस्ट द सब्सिडीज। फेवर तो समझ में आ गया, मैं सुनूंगी इसलिए कह रही हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट, सब्सिडीज वर ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर अडॉप्शन ऑफ द न्यू HIV सीड्स। अब वो क्या कह रहे हैं, जो सुनो जो अगेंस्ट में, वो क्या कह रहे हैं कि भाई आपने सब्सिडी दी, लोगों ने न्यू टेक्नोलॉजी ले ली, HIV सीड ले ली। अब जब उन्होंने HIV सीड को अडॉप्ट कर लिया तो बस सब्सिडी को हटा दो, काम खत्म। जो अगेंस्ट है वो ऐसा कह रहे हैं कि जो हमारा पर्पस था वो फुलफिल हो गया ना, तो अब सब्सिडी को क्यों कैरी ऑन कर रखा है, उसको यहीं पर बैकआउट कर दो। आगे मेरी बात समझ में? आगे, सब्सिडीज डू नॉट बेनिफिट द पुअर एंड स्मॉल फार्मर टारगेट ग्रुप एज बेनिफिट ऑफ सब्सिडीज अमाउंट ऑफ सब्सिडी गो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड प्रॉस्परस फार्मर्स। वही जिस बात का डर था, जो बेनिफिट था सब्सिडी का वो किसके पास पहुंच रहा था, और जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज थे, यानी कि जो स्मॉल फार्मर्स थे, जो टारगेट ग्रुप था जिनके लिए सब्सिडी लॉन्च की गई, उनको उसका बेनिफिट इतना नहीं मिल रहा। यानी कि अगेन इनकम इनइक्वालिटी परसिस्ट, इक्विटी डिफीट हो गई दोबारा से। पहले मुझे इतना बताओ कि अगेंस्ट और फेवर में समझ में आ गया, सब्सिडी फेवर में चलो बताओ क्यों थी। प्राइजेज एज सिग्नल्स, प्राइजेज एक्ट एज सिग्नल्स अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड व्हेन अ गुड बिकम स्केयर्स। वैसे आपको ये मैं पहले जनरली बता देती हूँ, प्राइजेज एज सिग्नल्स। आप खुद बताओ, जो चीज़ मार्केट में ज़्यादा होगी, जो चीज़ मार्केट में ज़्यादा होगी वो चीज़ सस्ती होगी, और जो चीज़ कम होगी, स्कैरसिटी होगी जिस चीज़ की, वो चीज़ महंगी होगी। जैसे प्याज टमाटर हो गए थे एक टाइम पे, समझ में आ गया। जैसे आजकल वैक्सीन अगर आप प्राइवेट में लगवाओ क्योंकि शॉर्टेज है उसकी, तो भैया वो तो मनमाने पैसे दे दें, अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं। आपकी बुक में नहीं होगा ना वाला, हाई न्यू है। सो प्राइस एज सिग्नल्स, prices act as signals about the availability of good when a good becomes scarce. Scarce मतलब shortage, shortage of goods in relation to its demand। 11th क्लास में पढ़ा होगा। scarce क्या होता है, scarcity, shortage of goods in relation to its demand, demand से कम है चीज़। its price tends to rise and those goods which who use these goods are required to make efficient decisions about its use based on the price। यानी कि अगर आप कोई चीज़ महंगी खरीदते हो तो आप उसका यूज़ भी बड़ा सोच समझ के करते हो, वेस्ट तो ना करोगे उस चीज़ को, क्योंकि आपको पता भैया यही है, ख़त्म हो गई तो बड़ा मुश्किल है दोबारा से अफोर्ड करना। आगे बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल, विद द आउटस्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस, सैनिटाइजर्स, इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स, ऑक्सीमीटर्स, मास्क एक्सेट्रा बिकम वेरी कॉस्टली। उस टाइम पे ज़्यादा ऑक्सीजन की कितनी किल्लत हो गई, जो वैसी फ्री में बढ़ती थी वो इतनी महंगी हो गई कि वो अवेलेबल ही नहीं थी, कॉन्सेंट्रेटर्स वगैरह। सो ड्यू टू द शॉर्ट सप्लाई और स्कैरसिटी इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। क्यों महंगी हो गई थी चीज़ें? क्योंकि चीज़ों की स्कैरसिटी थी, शॉर्टेज थी उसकी डिमांड के कंपैरिजन में। सिमिलरली व्हेन प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज इट रिफ्लेक्ट्स ग्रेटर स्कैरसिटी ऑफ पेट्रोल एंड प्राइस राइजेज अ सिग्नल दैट लेस पेट्रोल इज अवेलेबल। इट प्रोवाइड्स एन इंसेंटिव टू यूज लेस पेट्रोल और लुक फॉर ऑल्टरनेटिव फ्यूल। जब जैसे पेट्रोल महंगा होता है तो हम हिसाब से करते हैं फिर तो यूज़। जब पेट्रोल महंगा होगा हम उसे कम कंज्यूम करेंगे, क्योंकि भाई अब और जैसे ही महंगा, अब जैसे आजकल बड़ा महंगा हो रहा है, डीजल भी महंगा हो रहा है। पहले लोग डीजल की गाड़ियाँ क्यों खरीदते थे? सस्ता था। अब क्या है, दोनों पार है, ऑलमोस्ट सेम है दोनों। तो लोग या तो ऑल्टरनेट ढूंढें, या फिर अब क्या करेंगे, कहीं अगर रुक रही है गाड़ी तो फ़ौरन बंद कर देते हैं। पहले कौन ऑफ करता था? कोई नहीं ऑफ करता। रेड लाइट हो रखी है, पता है 90 सेकंड की है, कोई नहीं गाड़ी बंद करता था। आज अगर हमें लग रहा है कि पेट्रोल इतना महंगा है तो हम 2 ऑप्शन देखते हैं, या तो पेट्रोल को बहुत एफिशिएंटली यूज़ करना है, या फिर आप डेफिनेटली कुछ तो करना पड़ेगा। मैं भी उनमें से हूँ। मैं पहले सोचती थी, हमारी CNG है अभी गाड़ी, मैं सोचती थी कभी CNG गाड़ी नहीं लूँगी क्योंकि डिग्गी खत्म हो जाती है। लेकिन भैया पेट्रोल और डीजल की प्राइस देख के लग रहा है कोई बात नहीं, बड़ी ले लो, लेकिन CNG ले लो। बड़ी ले लेंगे तो डिग्गी का खत्म भी, पीछे की चीज़ खत्म होगी तो सीटिंग ज़्यादा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेंगे CNG। आगे बात समझ में, ताकि घूमने फिरने में दिक्कत तो ना हो। पहले 2-4 का पेट्रोल डलवाओ, आके ख़त्म। सही है, आगे समझते हैं। प्राइस एज सिग्नल, समझ में आ गया? चीज़ें समझ में आ गया, यानी कि जो चीज़ कम है उसके प्राइस हमेशा ज़्यादा होते हैं। फ्यूल वैसे भी आपको पता है पेट्रोल डीजल क्वांटिटी में कम है, इसलिए वो महंगा है। ठीक है,
सब्सिडीज में लीड टू वेस्टफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो ये उन्होंने लिंक करा है सब्सिडी से। हमने बोला जो चीज़ हमें महंगी मिलती है हम उसका बहुत ध्यान से यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखो सब्सिडी से उन्होंने लिंक करा है कि जो चीज़ सब्सिडी पे मिल रही है, छूट मिल रही है जिस चीज़ पे हमें, तो लोग उसको कैसे यूज़ करते हैं, ऐसे ही वेस्ट। समझ में आया? सो अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट जो अगेंस्ट में थे ना उनके बारे में, सब्सिडीज डू नॉट अलाउ प्राइजेस टू इंडिकेट द सप्लाई ऑफ अ गुड। एग्जाम्पल्स अब बताएंगे देखो। वह इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोवाइडेड सब्सिडाइज रेट और फ्री, जैसे मंदिर में, एनजीओज में, इट विल बी यूज वेस्टफुली विदाउट एनी कंसर्न फॉर स्कैरसिटी। होता है ये चीज़, बच्चे स्कूल में जब होते हैं, स्कूल में बच्चे बाहर गेम की पीरियड में जा रहे हैं, गेम्स पीरियड में क्या करते हैं, अंदर लाइट फैन सब ऑन जानबूझ के। देखी हुई बात बता रही हूँ मैं, हर बच्चा ऐसे ही करता है। लेकिन उस बच्चे को ये नहीं पता कि हम स्कूल का लॉस नहीं कर रहे हैं, तो जनरल लॉस है, इलेक्ट्रिसिटी तो हिसाब से प्रोड्यूस होगी। आप अपने स्कूल की चाहे लाइट वेस्ट करो चाहे सभी के लिए। पानी स्कूल का खुला छोड़ दिया, पानी तो सबके लिए वेस्ट हो रहा है ना, वो तो नेचुरल रिसोर्स है। When water is supplied free to the farmers, they may cultivate water intensively crops, even though the water resources in that region may be scarce। वो बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगता है पानी को, और जानबूझ के और वैसे वाली क्रॉप यूज़ करेंगे जिसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे उसकी उन्हें उस क्रॉप की प्रोडक्शन जैसे राइस है, राइस नीड्स लॉट्स ऑफ वाटर। तो हमारे ऐसे एरिया जैसे है यहाँ पर राइस की प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होती, वीट शुगर के नहीं हो तो हो जाएगी, लेकिन राइस नहीं होती। लेकिन जब पानी भी मिल रहा है ना सब्सिडाइज रेट पे, या फ्री में मिल रहा है, गवर्नमेंट भिजवा रही है, तो राइस भी उगा लेंगे लोग। एज अ रिजल्ट सब्सिडीज क्रॉपिंग पैटर्न विल फर्दर डिप्लीट द ऑलरेडी स्कैर्स रिसोर्सेज। यानी कि सब्सिडी देने इसके पीछे ना, जो लोग अगेंस्ट में वो क्या कह रहे हैं, जो हमारे रिसोर्सेज ऑलरेडी स्कैर्स हैं उसको और भी शॉर्ट कर रहे हैं। चीज़ें ऑलरेडी कम है, जब गवर्नमेंट उसको कम रेट्स पे दे रही है, फ्री में दे रही है, तो लोग उसको और भी वेस्टफुली यूज़ कर रहे हैं, करते हैं ना लोग ऐसे ही। इफ़ वाटर इज प्राइज्ड टू रिफ्लेक्ट स्कैरसिटी, फार्मर विल कल्टिवेट क्रॉप्स टू सुटेबल टू द रीजन। देखो आ गया ना, अगर उस पानी का पैसा लगे तो फार्मर कौन सी क्रॉप उगाएगा, जो उसके वहाँ के क्लाइमेट को सूट करेगी। ये नहीं कि कुछ भी उगा दो क्योंकि पैसा मिलेगा। आ गई मेरी बात समझ में? दोनों चीज़ अच्छे से, प्राइस एज सिग्नल्स, यानी कि प्राइस इंडिकेट करते हैं कई बार कि चीज़ें कम है या ज़्यादा है ना। और सब्सिडीज़ भी, सब्सिडी मिल रही है तो लोग वेस्ट कर देते हैं चीज़ों को, करते हैं ना। आगे आ जाओ। सो सब्सिडीज प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर वेस्टफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज। थोड़ा ड्रॉबैक है ये, सब्सिडी से क्या होता है, वेस्टफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज। समझ में आ गया ये चीज़? आगे आ जाओ। क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, जैसे पढ़ाई के लिए भी बोलते हैं कि वही बच्चा पढ़ता है जिसको पता है कि भैया मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और जिन बच्चों को पता है हम पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लेंगे, या हमारे घर वालों ने क्या रखा है कुछ भी कर लो, कहीं भी नौकरी लगवा देंगे छोटी मोटी, तो वो बच्चा कभी पढ़ेगा? कभी नहीं पढ़ेगा। जिसको पता है कि उसकी घर की कंडीशन को वही सुधार सकता है वही बच्चा पढ़ेगा, बाकी कोई नहीं पढ़ेगा। मेरे हस्बैंड थे सीए। तो चलिए आगे आते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। अब मैंने कहा हर चीज़ का क्रिटिक्स भी होगा, ये सब हमने बात डिस्कस करी कि सब्सिडी देनी है जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन हर चीज़ का प्रॉज एंड कॉन्स दोनों है हमारे यहाँ। इंडियन इकोनॉमी इनहेरिटेड स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड एग्रीकल्चरल सेक्टर फ्रॉम द ब्रिटिश। तो हमने पढ़ लिया था ब्रिटिशर्स से कैसा लिया था इकोनॉमी, स्टैग्नेंट और बैकवर्ड, एग्रीकल्चर हमारा बिल्कुल पुअर था। सो इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट अंडरटुक वेरियस मेजर्स टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्या क्या करा सुनो पहले। लैंड रिफॉर्म मेजर्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। लैंड रिफॉर्म, ये अब हमने जो अभी तक पढ़ा है ना उसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ने वाले हैं हम, ये बुलेट पॉइंट्स हैं हमारे, हम पढ़ चुके हैं। लैंड रिफॉर्म पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। क्या था लैंड रिफॉर्म? अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। क्या है लैंड रिफॉर्म? और लैंड सीलिंग वगैरह सब लैंड रिफॉर्म का ही पार्ट है। ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया। वर द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड एनहांसिंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। कई बार एमसीक्यू में आ सकता है कि व्हाट इज द मेजर कंट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट टू एनहांस द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। क्या करा था गवर्नमेंट ने? एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। समझ में आ गया? आगे। Between 1950 and 1990, there had been substantial increase in agricultural productivity. Agriculture productivity refers to output per hectare of land. क्या होता है agricultural productivity? Output per hectare of land. As a result of green revolution, India became self-sufficient in food production. जो अभी हमने देखा था ना, हम import कर रहे थे यूएसए से food crops. पढ़ा था वरुण? अब हम self sufficient बनते जा रहे थे थोड़े थोड़े। लैंड रिफॉर्म रिजल्टेड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। पहले इतना बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? दो मेजर देखो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए लैंड रिफॉर्म का
जिसमें लैंड सीलिंग, अबॉलिशन, जिम्मेदारी, सारी चीज़ें आ गई। और एक कौन सा दूसरा, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो दोनों के लिए बोला गया कि दोनों पॉजिटिव साबित हुए, जिससे हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी। जो फूड हम पहले इंपोर्ट करने लगे थे, अब हम वो खुद प्रोड्यूस करते थे। इज दिस क्लियर? आगे, द प्रोपोर्शन ऑफ GDP बिटवीन 1950 एंड 1990 कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली बट नॉट द पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन इट। यानी कि GDP तो फॉल होने लगी धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता रहा, लेकिन पॉपुलेशन कम नहीं हुई जो उस पर डिपेंड थी। क्योंकि हमने पढ़ा है ना एग्रीकल्चर में किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट होता है, डिस्गाइज सबसे इंपॉर्टेंट। कौन सा वाला होता है? डिस्गाइज वरुण क्या होता है, मैंने कल बताया था। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स when more people are engaged they are doing work than required. When repeat again after me, when more people are doing work than required, ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। when more people are doing work than required and their presence or absence doesn't affect production। यानी चलो जी GDP पढ़ते हैं हम। प्रोपोर्शन ऑफ क्या बताया मैंने, GDP डिक्लाइन हुआ बिटवीन 1950 1990, बट उस पर जो, क्योंकि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारे ज़्यादा लोग ज़बरदस्ती उसमें काम करते हैं। जिनके पास कोई काम नहीं वो क्या काम करेगा, वही काम करेगा फार्मिंग। अराउंड 65% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन कंटिन्यू टू बी एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। पहले हमने पढ़ा था 80, फिर 75, और अब कितनी और रह गई? इवन टिल 1990 तक कितनी परसेंटेज थी एग्रीकल्चर में? ये अब मैं इसलिए कह रही हूँ, ये हमें सीक्वेंस से लर्न करना है। इनिशियली हमने 80 पढ़ा था, ब्रिटिश पीरियड तक 75 पढ़ लिया था हमने, और 75 इसमें भी पढ़ा। 1950 इंडिपेंडेंस के बाद 75%, और 1990 तक कितनी हो गई थी? एग्रीकल्चरल आउटपुट कुड हैव बीन ग्रोन विथ मच लेस पीपल वर्किंग इन द सेक्टर, बट इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर वर अनेबल टू एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा पीपल इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर। वो कह रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर में बहुत सारे 65% लोग काम कर रहे थे, जबकि प्रोडक्शन उतना नहीं था। यानी कि कम लोगों से भी प्रोडक्शन अच्छा खासा हो सकता था, लेकिन ज़्यादा लोग क्यों काम कर रहे थे एग्रीकल्चर में? क्योंकि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, यानी कि जो सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर है, उनके पास इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी कि वो लोगों को काम दे सकें। तो लोग क्या सोचते हैं, खाली रहने से अच्छा अपने खेतों में ही काम कर लिया। अगर कोई बच्चा, कोई आप ही, चलो आप सिंपल, आपके पापा खेतों में काम करते हैं फॉर एग्जांपल, और आपके चाचा, आप खाली हो, आपका कोई काम नहीं, जॉब अभी मिल नहीं रही, तो आप क्या करोगे? आप भी तो वहीं लग जाओगे, खाली बैठने से चलेगा चलो यही कर लो, माना इनकम में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। अभी बात समझ में? सो द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सच अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन एग्रीकल्चर वॉज रिगार्डेड एज द इम्पॉर्टेंट फेलियर ऑफ पॉलिसीज फॉलोड ड्यूरिंग इट। थोड़ा फेलियर था, क्योंकि पर कैपिटल इनकम हमारी क्या होती जाती है इस वजह से? डाउन। आगे बात समझ में? पर कैपिटल इनकम क्या हो रही थी हमारी? क्यों? क्योंकि भाई ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं रिक्वायरमेंट से, तो पर हेड अवेलेबिलिटी कमी हो जाएगी। इज इज क्लियर? आ गया। अभी हमने एग्रीकल्चर पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हैंडीक्राफ्ट पढ़ चुके हैं ना, अब हमें लिंक करना है, तब आप समझ में आएगा आपको। जूट, कॉटन, टेक्सटाइल, यही पढ़ा था हमने, ये हैंडीक्राफ्ट वगैरह। अब देखते हैं क्या चेंज आया आफ्टर इंडिपेंडेंस। द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया कैन प्रोग्रेस ओनली इफ दे हैव अ गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट विच इज़ मोर स्टेबल दैन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। कैसे स्टेबल है एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज? भाई इंडस्ट्रीज है, सीजनल तो है नहीं इंडस्ट्रीज। आप काम कर रहे हो तो 12 महीने चलेगा, लेकिन एग्रीकल्चर सीजनल है, तो रेगुलरिटी ऑफ जॉब कहाँ पर है? इंडस्ट्री में कि एग्रीकल्चर में? यस। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। भाई पैसा आएगा, मॉडर्नाइज भी होंगे, टेक्नोलॉजी आ जाएगी, और आप मशीन मेड गुड यूज़ करो। पहले आप हाथ के बने गुड यूज़ करते थे हैंडीक्राफ्ट, तो आप कैसे गुड यूज़ करोगे? मशीन मेड। एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, लोगों का पैसा आएगा। ड्यू टू दिस रीजन 5-year प्लान स्ट्रेस्ड अलॉट ऑन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। 5-year प्लान में किसको और इम्पोर्टेंस दी गई? एक हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर को दी गई, दूसरी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज वॉज वेरी लिमिटेड। पढ़ा था हमने शुरू में, बहुत ही लिमिटेड थी ना। द कॉटन, टेक्सटाइल एंड जूट इंडस्ट्रीज वर मोस्टली डेवलप्ड इन इंडिया। ऑलरेडी वी रेड दिस। कौन कौन सी इंडस्ट्री? कॉटन, टेक्सटाइल एंड जूट। देयर वर ओनली 2 वेल मैनेज्ड आयरन एंड स्टील फर्म्स, जो आज भी हैं, वन इन जमशेदपुर एंड अदर इन कोलकाता। आयरन और स्टील की 2 ही इंडस्ट्री थी, एक कहाँ थी? जमशेदपुर, दूसरी कोलकाता। ये चीज़ें बेटा लर्न होनी चाहिए, एमसीक्यूज़ में ये चीज़ें आ रही थी उठ के। सो देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग नीड टू एक्सपेंड द इंडस्ट्रियल बेस विद द वैरायटी ऑफ। अब हमारा टाइम आ गया था कि हमें
वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत थी, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा हमने इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे थे हम लोग, खुद ही प्रोड्यूस करना है, इंपोर्ट करना नहीं है। तो जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है हमें खुद ही प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो सिर्फ जूट कॉटन टेक्सटाइल से हमारा काम हो जाएगा या आयरन एंड स्टील से? नहीं, वी नीड वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज। अब यहाँ देखो, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर का बहुत कम रोल था, जो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। अब यहाँ सुनो, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द बिग क्वेश्चन फेसिंग द पॉलिसी मेकर्स वॉज टू डिसाइड द रोल ऑफ गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या होना चाहिए, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और एक बात मैं आपको अभी बता दूं, इस चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे ना, सबसे ज़्यादा रोल पब्लिक सेक्टर का होगा। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा लिमिटेड रोल, सेकेंड में पढ़ेंगे हम मेजॉरिटी ऑफ द रोल, और तब थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे ना, जब 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ तब वापस से बहुत कम रोल पब्लिक सेक्टर का। जैसे आज के टाइम में हर चीज़ प्राइवेटाइज है, आज के टाइम में है नहीं है? अब देखो, आप समझ में आता रहेगा आपको। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। पहला रीज़न क्या था पब्लिक सेक्टर का आना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास उतना पैसा नहीं था। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, और अभी हम आगे ये चीज़ ही पढ़ेंगे, ना तो पैसा था, ना ही उनका एम सोशल वेलफेयर है। वो दूसरों का भला करने थोड़ा ना बैठे हो, तो अपनी जेब भरने के आप ही हो, आप बिजनेस करोगे। एम क्या है भाई? पैसा कमाना, हमें जो हम खर्चा कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमें अर्न करना है ना। सो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स डिड नॉट हैव द कैपिटल टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री। बेटा बुक में जब तक नहीं देखोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब बुक में। एवरीवन लुक इनटू द बुक, तभी समझ में। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स डिड नॉट हैव द कैपिटल टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल वेंचर्स रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ना उतना पैसा उनके पास नहीं था कि इंडियन इकोनॉमी को डेवलप कर सकें। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस टाटाज एंड बिरलाज वर द ओनली टू वेल नोन प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। कौन कौन से थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे? ये नाम यार, ये सब चीज़ें एमसीक्यू में आती है, इसलिए कह रही हूँ बहुत ध्यान से। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट हैड टू मेक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट थ्रू PSUs। एक होता है PSUs, एक होता है PSEs, एक ही बात है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। आगे मेरी बात समझ में? PSUs या PSEs एक ही बात है। क्या है PSUs? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और PSEs पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर। वही मोटिवेशन वाली बात जैसे हमने पढ़ा था पहले। द इंडियन मार्केट वॉज नॉट बिग एनफ टू एनकरेज प्राइवेट इंडस्ट्रीज टू अंडरटेक मेजर प्रोजेक्ट्स even if they had capital to do so. Due to limited size of market, there was low level of demand for the industrial goods. भाई आप फैक्ट्री या इंडस्ट्री खोल के बैठे हो, लेकिन आपका प्रोडक्ट खरीदने वाले बहुत 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 कम लोग हैं, तो क्या आप इतना मोटा इन्वेस्टमेंट करोगे आसानी से? नहीं करोगे ना। यही प्रॉब्लम थी प्राइवेट सेक्टर की। वो चाहते भी थे चलो कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन करें अपनी कंट्री में, लेकिन उनके प्रोडक्ट्स की ज़्यादा डिमांड ही नहीं है, क्योंकि लोगों का पैसा नहीं था उस टाइम। आगे बात समझ में? क्योंकि लोगों के पास क्या नहीं था? पैसा नहीं था, तो डिमांड कहाँ से करेंगे वो इंडस्ट्रियल गुड्स की? क्यों? कैसे अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव करेंगे? तो दिस वाज द रीज़न कि प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्टेड नहीं थे। भाई उन्हें कंट्री से ज़्यादा तो पहले अपनी चिंता होगी, पैसा लगाएंगे तो कुछ कमाना भी तो है। ये तो ना कि बस क्योंकि कंट्री में इंडस्ट्रीज़ की कमी तो इंडस्ट्रीज़ खड़ी करके बैठ जाएंगे वो। ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर जो मैंने अभी बताया, क्या सोशल वेलफेयर कभी किसी प्राइवेट सेक्टर का ऑब्जेक्टिव हो सकता है? तो कौन करेगा ये वाला काम? पब्लिक सेक्टर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द गवर्नमेंट कुड बी अचीव्ड ओनली थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर वो चाहते हैं सोशल वेलफेयर हो, इक्विटी हो, तो ये काम तभी होगा जब पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट उसमें पार्टिसिपेट करेगी। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स कभी ये वाला काम नहीं करेंगे। इज दिस क्लियर? दोबारा मैं एक बार रिपीट करा रही हूँ। पब्लिक सेक्टर का रोल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्यों ज़रूरी था? नंबर फर्स्ट, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर, उतना पैसा नहीं था। और कौन कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो फेमस थे? और कौन कौन सी इंडस्ट्री थी? एक तो जूट कॉटन टेक्सटाइल और आयरन एंड स्टील। कहाँ थी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री? जमशेदपुर एंड कोलकाता। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और इसलिए गवर्नमेंट ने PSU स्टार्ट करी। क्या स्टार्ट करी? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा लैक ऑफ इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को कोई इंसेंटिव, कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा था, ना तो पैसा। भाई उनकी जब डिमांड ही नहीं है प्रोडक्ट की मार्केट में उतनी ज़्यादा, वो इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज कैसे खड़ी करेंगे? नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। इक्विटी और सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का है, तो भैया गवर्नमेंट को ही काम करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? एज अ रिजल्ट स्टेट हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर दोज इंडस्ट्रीज दैट वर वाइटल फॉर द इकोनॉमी।
The policies of the private sector had to be complementary to those of public sector, with public sector leading the way. तो क्या कह रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज में किसका कंप्लीट कंट्रोल था? पब्लिक सेक्टर का। किसका था? स्पेशली उन इंडस्ट्रीज में जो कि बहुत ज़रूरी थी। कौन सी इंडस्ट्रीज में? जो कि बहुत ज़्यादा कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, जैसे ऑयल वॉयल, अभी हम आगे पढ़ेंगे वो कौन सी हैं। सो जो प्राइवेट सेक्टर की है उनको साथ देना है सिर्फ पब्लिक सेक्टर का, लेकिन मेजर रोल किसका होगा? लीड कौन कर रहा है? लीडिंग रोल किसका है? पब्लिक सेक्टर का। प्राइवेट सेक्टर सिर्फ उन्हें कॉम्प्लीमेंट करेगा, उनको सपोर्ट कर सकता है, बस। आगे इतनी बात समझ में? अब तो इजी लग रहा है ना? इसी तरह बस समझते जाओ तो इतना काफ़ी है आपके लिए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक हमने शुरू में पढ़ा था, एक था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948। कब था? एक जब हम जस्ट इंडिपेंडेंट हुए थे, ठीक है। अब एक फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बाद सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956, इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दी गई थी? एग्रीकल्चर को, और सेकंड में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि 1 अप्रैल 1951 टू 31 मार्च 1956 एक 5 ईयर प्लान, 1 अप्रैल 1951 टू 31 मार्च 1956 एक 5 ईयर प्लान। अब 1 अप्रैल से 1956 से नया 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ जिसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया। आगे अब बात समझ में। इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ऑफ पॉलिसी मेजर्स विच कवर वेरियस इशूज connected with different industrial enterprise of the country. Industrial policy is essential for devising various procedures, principles, rules and regulations for controlling industrial enterprise of the country. अब इंडस्ट्रीज होंगी तो ये तो है नहीं कि बस बनाई और काम करना शुरू कर दिया। टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रोटोकॉल कुछ तो होगा, एक स्टैंडर्ड तो होगा कि भाई आप ये स्टैंडर्ड फुलफिल करोगे तभी तो इंडस्ट्रीज होनी चलेंगी। ऐसा ना बस कि इंडस्ट्रीज की जरूरत है तो कुछ भी बस इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, चाहे कैसे भी हो, ऐसे नहीं होता। उसके बाद आफ्टर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी मैंने था 1948 बताया था अभी, इंडियन इकोनॉमी हैड टू फेस अ सीरीज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस विच नेसेसिटेड द नीड फॉर अ फ्रेश इंडस्ट्रियल पॉलिसी। यानी कि वो उतनी अच्छी नहीं थी, वैसे टाइम से हर चीज़ आउटडेटेड हो जाती है, और उस टाइम हम नए इंडिपेंडेंट भी हुए थे तो हमें उतना आइडिया नहीं था। तो अब हमारी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब बना? 30 अप्रैल 1956 सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 30 अप्रैल 1956 कब स्टार्ट हुआ था सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है। अब देखो ये स्केड्यूल बड़ा इजी है, ये आप ऐसे ही कर लोगे, बहुत इजी है, क्योंकि ये जो हम पढ़ेंगे ना अब थर्ड चैप्टर में इसका उल्टा पढ़ेंगे, तो ये अगर नहीं पता होगा तो थर्ड चैप्टर कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे फर्स्ट चैप्टर से लिंक कर रहे हैं हम, तो हम सेकंड चैप्टर पढ़ पा रहे हैं, सेकंड चैप्टर से लिंक करेंगे तभी हम थर्ड चैप्टर पढ़ पाएंगे, वरना कुछ नहीं समझ। हाँ ये उसके बाद पढ़ेंगे ये, क्योंकि तीनों जो बुक है ना ये तीनों चैप्टर है इंटरलिंक्ड है। अगर मैं आपको थर्ड अभी छुड़वा दूंगी, माना मैंने आपको मैक्रो स्टार्ट करा दी, हाँ जी। अब हम अगर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें तो बेटा जो 1956 में नया पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था उसके अकॉर्डिंग 3 क्लासिफिकेशन है, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, ठीक है। शेड्यूल ए पढ़ो पहले, देखो द फर्स्ट कैटेगरी कंप्राइज इंडस्ट्री विच वुड बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट। सारा का सारा कंट्रोल पूरा का पूरा किसके हाथ में था? गवर्नमेंट, स्टेट था गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक है। इन दिस शेड्यूल कितनी इंडस्ट्रीज थी? 17। ये लर्न करना नंबर। शेड्यूल ए में हाउ मेनी इंडस्ट्रीज आर देयर? फुल कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। हाँ, एग्जाम्पल क्या क्या है वो 17 इंडस्ट्रीज के कुछ एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। आर्म्स, एम्यूनिशंस, एटॉमिक एनर्जी, हेवी एंड कोर इंडस्ट्रीज, एयरक्राफ्ट, ऑयल, रेलवे, शिपिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ी रिस्की ऐसी वाली चीज़ होती थी, वो सब गवर्नमेंट ने पूरी अपने कंट्रोल में रख रखी थी। समझ में आया? शेड्यूल ए कितनी इंडस्ट्रीज थी शेड्यूल ए में? 2 एग्जाम्पल बताना प्रतीक। डिफेंस मैंने पढ़ाया नहीं वैसे, चलो हाँ चलो, और रेलवेज, हाँ, और ये आपके एटॉमिक एनर्जी है ना, फ्यूल, ऑयल, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट वाली, ठीक है। चलो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, ये सारी चीज़ें। अच्छा शेड्यूल बी, जरा शेड्यूल बी में देखो कितनी अब रह गई, अब 12 है इसमें। शेड्यूल बी में कितनी है? 12 इंडस्ट्रीज, ठीक है, जो कि बेसिकली गवर्नमेंट के हाथ में थी, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत उनको एफर्ट किसका भी मिल रहा था, सपोर्ट किसका भी मिल रहा था? प्राइवेट्स का, ठीक है। दिस शेड्यूल इंडस्ट्रीज ये रहा, द स्टेट वुड टेक द इनिशिएटिव ऑफ सेटिंग अप इंडस्ट्रीज एंड प्राइवेट सेक्टर सप्लीमेंट द एफर्ट ऑफ द स्टेट। इनिशिएट किसने लिया? गवर्नमेंट ने, बाद में उसको कॉम्प्लीमेंट यानी कि सपोर्ट किसने किया? प्राइवेट सेक्टर ने, ठीक है।
जो हमने स्केड्यूल ए पढ़ा वो पूरा का पूरा, उसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं था। लेकिन स्केड्यूल बी में है। थोड़ा मतलब है, सप्लीमेंट्री रोल है कि बेसिक कॉम्प्लीमेंट्री आई मस्ट से, क्योंकि इनिशिएट कौन कर रहा है, पब्लिक सेक्टर, लेकिन उनको हेल्प कौन कर रहा है बाद में, प्राइवेट। उन्होंने सेटअप करके दे दिया कि अब आप रन करो, हम ऑब्जर्व करते रहेंगे, ठीक है। ओके, दिस शेड्यूल इंक्लूड्स इंडस्ट्रीज लाइक एल्यूमिनियम एंड अदर मशीन इंडस्ट्रीज, मशीन मिनरल्स, मशीन टूल्स, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा, ठीक है। स्केड्यूल सी, दिस शेड्यूल कंसिस्ट ऑफ रिमेनिंग इंडस्ट्रीज विच वर टू बी इन द प्राइवेट सेक्टर। बाकी जो बची कुछ, अब थोड़ी सी बची थी वो किसके हाथ में दे दी, प्राइवेट सेक्टर्स। लेकिन ये नहीं कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में गवर्नमेंट बिल्कुल भूल जाएगी, नो। The state should facilitate and encourage the development of all these industries. These industries were controlled by the state through the system of licensing, enforced under Industries Development and Regulation Act 1951. पहले बताओ, स्केड्यूल ए समझ में आ गया, कितनी इंडस्ट्रीज थी, 70। स्केड्यूल बी, 12 स्केड्यूल 3, बाकी जो बची सी मतलब बाकी जो है प्राइवेट सेक्टर का था पूरा, है ना। अब मैं एक बार सी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी बस। सी स्केड्यूल सी के बारे में, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। अब लेकिन ऐसा नहीं करा कि प्राइवेट सेक्टर को पूरा होलसेल रिस्पॉन्स बना दे, नहीं। उसके लिए गवर्नमेंट ने बड़ा चालाकपना दिखाया, एक स्टेप लिया, एक पॉलिसी लिया है। क्या लाए वो, लाइसेंसिंग पॉलिसी। अगर आप प्राइवेट सेक्टर हो, आप कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस कब मिलेगा, जब आप सारे मिनिमम स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करोगे। जहाँ जरा सी कमी हुई आपको कोई भी लाइसेंस नहीं मिलेगा। आगे मेरी बात समझ में।